हेलो एवरीवन। आज हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी का सेकंड पार्ट करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने हिस्ट्री कर ली थी, उसकी इंट्रोडक्शन कर ली थी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी की, देन प्रिंसिपल डिस्कस कर लिया था। स्पेसिफिसिटी एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में कैसे होती है वो डिस्कस कर ली थी। क्रोमैटोग्राफिक मीडिया, इमोबिलाइज्ड लाइगेंड्स, मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, लाइगेंड्स एंड देयर एग्जांपल्स, यहाँ तक हमने कर लिया था। आज हम करेंगे स्टार्ट विद द अटैचमेंट ऑफ लाइगेंड टू मैट्रिक्स। उसके बाद हम एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी में कौन कौन से कॉलम यूज किए जाते हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल डिस्कस द प्रोसीजर फॉर एफिनिटी क्रोमैटोग्राफी, उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको हम यूज करते हैं, थेरेप्यूटिक एप्लीकेशंस क्या हैं, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस क्या हैं, और लास्ट में इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे। देन इज द अटैचमेंट ऑफ लाइगेंड टू मैट्रिक्स। कई तरीकों से हम लाइगेंड को मैट्रिक्स के ऊपर अटैच करा सकते हैं। कॉमनली दो तरीके हैं। फर्स्ट है एक्टिवेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप ऑन द मैट्रिक्स। हमने पहले बात की कि मैट्रिक्स के ऊपर कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स लगे हैं, जैसे अमाइनो हो गया, हाइड्रोक्सिल हो गया, थायोल हो गया, तो उनको एक्टिवेट करा के हम लाइगेंड को अटैच कर सकते हैं। या एक तो हो गया उसकी एक्टिवेशन, दूसरा हो गया उसकी ज्वाइनिंग ऑफ द लाइगेंड टू द फंक्शनल ग्रुप ऑन द मैट्रिक्स, मतलब उसके साथ उसको बॉन्ड बनवा दें। दो तरीके हैं। फिर ये कुछ हमारे पास एग्जांपल जेल्स की ही हैं। जैसे हमारे पास साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेटेड एग्रोस है। इसमें क्या है, दिस जेल इज स्पेशली वर्सेटाइल बिकॉज ऑल ligands containing primary amino groups are easily attached to the agarose. हाँ, साइनोजन ब्रोमाइड एक्टिवेटेड एग्रोस में क्या होता है कि आपके पास जो लाइगेंड्स हैं उनके ऊपर प्राइमरी अमाइनो ग्रुप्स लगे होते हैं, वो इजीली जो एग्रोस है इसके साथ अटैच हो जाते हैं। देन हमारे पास आता है 6 अमाइनो हेक्सेनोइक एसिड एग्रोस एंड 1,6 डाइमाइनो हेक्सेन एग्रोस। ये जो जेल्स हैं इनको एक्टिवेट किया जाता है, लेकिन इनमें क्या प्रॉब्लम क्या है कि स्टेरिक हिंड्रेंस की प्रॉब्लम आ जाती है। इनका साइज बड़ा होने की वजह से ये हिंड्रेंस कॉज करते हैं बिटवीन द लाइगेंड एंड द मैट्रिक्स। इस केस में क्या करते हैं, इसमें भी जैसे इसमें प्राइमरी अमाइनो ग्रुप्स थे, इसमें भी प्राइमरी अमाइनो ग्रुप्स वाले लाइगेंड्स को हम अटैच कर देते हैं CH एग्रोस के साथ। ये हमारे पास, अच्छा इसमें नहीं दिया हुआ। फिर हमारे पास आता है कार्बोनाइल इमिडाजोल एक्टिवेटेड सपोर्ट्स। इसमें हमारे पास N-अल्काइल कार्बामेट ग्रुप्स होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर इपॉक्सी एक्टिवेटेड आते हैं, इनमें हमारे पास हाइड्रोक्सी थायोल अमाइनो ग्रुप्स होते हैं अटैचमेंट के लिए। फिर हमारे पास आते हैं ग्रुप स्पेसिफिक एडसॉर्बेंट्स। इसमें हमारे पास आता है जैसे सिब्रैक्रॉन ब्लू एग्रोस है, ये एक एडसॉर्बेंट है जो एंजाइम के साथ रिएक्ट करता है। और हमारे पास जैसे DNA पॉलीमरेज काइनेज, सीरम एल्ब्यूमिन जैसे चीजों के साथ ये रिएक्ट कर सकते हैं। फिर आता है हमारे पास प्री पैक्ड कॉलम्स में हमारे पास आता है हाई ट्रैप हेपरिन HP टाइप ऑफ कॉलम। उसके अलावा कॉलम का साइज कैसा हो सकता है, वेरिएबल है, 5 से 8 mm, 5 into 1 mm, मतलब लेंथ और ब्रेड्थ दी हुई है, लेंथ 5 mm और ब्रेड्थ 1 mm। उस तरह से 1 into 5 है, 5 into 5 भी हो सकता है। पार्टिकल साइज जो है वो 34 माइक्रोमीटर होता है इसमें। मैक्सिमम ऑपरेटिंग फ्लो रेट क्या है, 4 मिलीलीटर पर मिनट से लेके 20 मिलीलीटर पर ml का। अगर आप ध्यान से देखो कॉलम साइज बहुत छोटा है, पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, तो सेपरेशन बहुत छोटे छोटे कंपाउंड्स की भी हो सकती है इसमें।
फिर हमारे पास आता है स्टोरेज ऑफ प्रीपैक्ड कॉलम। कॉलम हमने पहले से पैक करके रख लिया जेल के साथ, बीड्स के साथ, तो उसके लिए को कैसे स्टोर करके रखना है, इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपराइट पोजीशन पे रखना है, मतलब उसको सीधा रखना है ताकि उसका ऊपर का कैप जो है ढक्कन और नीचे का ढक्कन है दोनों लगे हों। ऐसा नहीं है उसको घुमाना नहीं है, क्योंकि पहले से पैकिंग हो रखी है तो पैकिंग हिल जाएगी। उसके अलावा अगर लंबे टाइम तक इसको हमें स्टोर करके रखना है तो थायोमार्सल उसमें ऐड कर देना है, वो उसको की पैकिंग को हिलने नहीं देगा। फ्रीज नहीं करना है उस, और इन कॉलम्स को हम कहाँ यूज कर सकते हैं प्री पैक्ड कॉलम्स को? प्योरिफिकेशन में, आइसोलेशन में, रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज में। किस तरह के सब्सटेंसेस की रिमूवल ऑफ इम्प्योरिटीज प्योरिफिकेशन और आइसोलेशन में? जैसे एंटी थ्रोम्बिन फैक्टर 3 है, कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, लिपोप्रोटीन्स हैं, लाइपेसेस हैं, प्रोटीन सिंथेसिस फैक्टर्स हैं वहां पे। देन कम्स द प्रोसीजर कि कैसे हमारे पास अब इनकी क्रोमेटोग्राफी होती है। सबसे पहला स्टेप आता है हमारे पास अटैचमेंट ऑफ लाइगेंड टू कॉलम मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होगा, जो लाइगेंड है और जो कॉलम का मैट्रिक्स है उसके बीच में कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। हमने पहले भी पढ़ा कि यहाँ इसमें हम जो हमारा मैट्रिक्स है उसकी डेरिवेटाइजेशन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स के थ्रू जो इनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और कई बार क्या होता है कि अगर आपका लाइगेंड जो है वो मैट्रिक्स के बीच में छुप के कहीं बैठ गया तो वो लाइगेंड के साथ अटैच नहीं हो पाता है और वो वहीं रह जाता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए वो उसकी अटैचमेंट जो है, कोवलेंट बॉन्ड जो है मैट्रिक्स का और लाइगेंड का, वो बहुत जरूरी है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप आता है लोडिंग ऑफ प्रोटीन मिक्सचर इनटू कॉलम। अभी हमने पहले क्या किया, लाइगेंड और कॉलम मैट्रिक्स को अटैच कराया है। अब हमने क्या करना है, अपना सैंपल जो है वो कॉलम के अंदर डाल देना है। पहले क्या करेंगे, हम सैंपल लेंगे, उसको कॉलम में, मिक्सचर जो आपका सैंपल है उसको कॉलम में से पास करेंगे। जैसे ग्रेविटी है, ऊपर से नीचे को आना है, तो जो तो प्रोटीन लाइगेंड मैट्रिक्स कॉम्प्लेक्स के साथ नहीं जुड़ पाएंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, और जो इनके साथ इंटरेक्शन करेंगे वो रुक रुक के आएंगे। जिसकी इंटरेक्शन ज्यादा होगी वो सबसे लेट आएगा, जिसकी इंटरेक्शन कम होगी वो उससे पहले आ जाएगा, और जिसकी बिल्कुल भी इंटरेक्शन नहीं होगी वो सबसे पहले आ जाएगा। यही चीज हमने पिछले वाली में भी की थी ना, पार्टिकल साइज के हिसाब से, कि जिसका साइज बड़ा था वो सबसे पहले आया, फिर छोटा आया, फिर सबसे छोटा आया। उसी तरह से यहाँ पे इंटरेक्शंस की बात हो रही है। आपका जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है उसने लाइगेंड और मैट्रिक्स के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना है, जो बनाएगा, जो इंटरेक्शन शो करेगा वो लेट आएगा, जो नहीं करेगा वो जल्दी आ जाएगा। सिंपल है। पहले हमने लोड किया, फिर हमने क्या करना है, प्रोटीन की बाइंडिंग देखनी है लाइगेंड के साथ। यहाँ पे लोड तो हो गया, लेकिन अब यहाँ पे ये इसकी प्रोटीन के ऊपर जो इसकी पॉकेट्स बनी हुई हैं वहां पे इसने जाके लग जाना है। तो वो कैसे करेंगे, प्रोटीन के पहले क्या करेंगे, हम इसको रिमूव करने के लिए पहले इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे। इम्प्योरिटीज रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ पीएच चेंजेस लाएंगे या कुछ सॉल्ट कंसंट्रेशन या टेम्परेचर बदल के देखेंगे, जिससे क्या होगा कि आपकी जो इम्प्योरिटीज हैं वो पहले निकल आएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोटीन मिक्सचर रह गया उसको हम कॉलम में से पास होने देंगे, उसको हम वॉश करेंगे। पहले हमने इम्प्योरिटीज को रिमूव कर देना है, फिर उस कॉलम की आपने वॉशिंग कर देनी है। वॉश कॉलम, फोर्थ स्टेप, टू रिमूव अनवांटेड मटेरियल। फिर हमने क्या करना है, फाइनली जो हमारे पास आइसोलेट आएगा, जो हमें आइसोलेट चाहिए लाइगेंड मैट्रिक्स के साथ जो जुड़ा हुआ है, तो हम सेकेंड वॉश करेंगे। पहले वॉश में हमने क्या किया, इम्प्योरिटीज निकाल दी। सेकेंड वॉश में हम क्या करेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है लाइगेंड मैट्रिक्स के साथ उसको हम निकालेंगे। फिर
वॉश ऑफ प्रोटीन्स दैट बाइंड लूजली। जब हम वॉश करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, जो प्रोटीन्स कम इंटरेक्शन शो कर रहे हैं वो सबसे पहले आ जाएंगे और जो ज्यादा इंटरेक्शन शो कर रहे हैं वो बाद में आएंगे। इल्यूट प्रोटीन्स दैट बाइंड टाइटली टू ligands and collect purified proteins of interest। लास्ट में जो प्रोटीन्स टाइटली बाउंड है लाइगेंड के साथ उनको अब निकालना है और सेपरेट कर लेना है, और वो प्रोटीन्स जो है वो सबसे बाद में आएंगे क्योंकि वो उसके साथ स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन शो कर रहे थे। लास्ट टॉपिक हमारे पास आता है अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की एप्लीकेशंस, कहाँ कहाँ इसको यूज किया जाता है। सबसे पहले इसको यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम अ मिक्सचर। फिर इसके अलावा किसी सैंपल की अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए। उसके अलावा इसको एंजाइम सॉल्यूशंस की प्योरिफिकेशन और कंसंट्रेशन के लिए यूज करते हैं। देन इसको जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करते हैं, न्यूक्लिक एसिड्स की प्योरिफिकेशन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन में यूज करते हैं। उसके अलावा प्रोटीन और एंजाइम की प्योरिफिकेशन के लिए यूज करते हैं जब हम सेल फ्री एक्सट्रैक्ट्स में से प्रोटीन्स या एंजाइम्स प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी क्या है? एक वाइडली यूज्ड टेक्निक है जिसको हम यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स में से मॉलिक्यूल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। उसके अलावा कुछ मॉलिक्यूल्स, फॉर एग्जांपल एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी सिलेक्टिविटी को हम यूज करते हैं फॉर प्योरिफिकेशन एंड सेपरेशन। Once isolated, these species can be selectively amplified to produce larger quantities, although at large concentrations. जब हमने selectively इनको एंजाइम्स, प्रोटीन्स, अमाइनो एसिड्स को सेपरेट कर लिया तो उसके बाद हम इनका अमाउंट जो है, मतलब उसका स्केल जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्मॉल स्केल पे इसको सेपरेशन हो रही थी, उसको हम लार्जर स्केल पे सेपरेशन करके हमारे पास प्योर फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, एंजाइम्स और अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। नेक्स्ट आर द थेरेप्यूटिक एंड क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। सबसे पहली एप्लीकेशन है हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया क्या है? जब हमारी बॉडी में फैट कंटेंट या लिपिड कंटेंट बहुत ज्यादा हो जाता है। हमारी बॉडी में लिपिड्स कई तरह के हैं, नॉर्मली जो ब्लड में पाए जाते हैं दे आर कॉल्ड LDL, VLDL, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड LDL, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। इसमें क्या है, हम सैंपल लेंगे, उसको कॉलम में से पास करेंगे। ऐसा कॉलम होगा जिसमें एंटीबॉडीज भी होंगी और प्लाज्मा LDL भी होगा, तो उसको हम सेपरेट कर लेंगे, उससे हमें उसका कंटेंट जो है वो पता चल जाएगा। तो हाइपरलिपिडीमिया कंडीशन जब हो जाती है किसी पेशेंट की, तो उसके टेस्टिंग के टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं। इसके अलावा इसको प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए यूज कर सकते हैं, एलर्जी टेस्ट में यूज करते हैं, इम्यूनो एसेज में यूज करते हैं, काइनेटिक स्टडीज में यूज करते हैं, या क्वालिटेटिव मेजरमेंट ऑफ सबस्ट्रेट के लिए भी इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट आर द एडवांटेजेस ऑफ अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। फॉर एग्जांपल, इट इज हाईली स्पेसिफिक टेक्निक, क्योंकि इसमें हमने पढ़ा है कि लाइगेंड और मैट्रिक्स आपस में बाइंड करके एक इमोबिलाइज लाइगेंड बनाएंगे, उसके बाद उसके ऊपर सैंपल अटैच होगा और सैंपल उस स्पेसिफिक लाइगेंड के हिसाब से ही अटैच होगा, तो दिस इज हाईली स्पेसिफिक। देन इट हैज हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी। सैंपल जो हमारे पास मिलता है वो बहुत हाईली प्योर मिलता है। प्रोसेस जो है रिप्रोड्यूसिबल है, मतलब एक बार आपने कॉलम लगाया उसका अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी का, उसके बाद आप उसी सैंपल का, मिक्सचर ऑफ सैंपल का कॉलम दोबारा लगाएंगे तो सेम रिजल्ट आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कुछ टेक्निक्स में ये नहीं होता, लेकिन अफिनिटी में हमारे को जो रिजल्ट एक बार, दो बार, तीन बार आया वो सेम रहता है, कंसिस्टेंटली सेम रहता है। और इसको हम यूज कर सकते हैं टू इन्वेस्टिगेट बाइंडिंग साइट्स ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। जैसे हमने हार्मोन्स, एंटीजेंस, एंटीबॉडीज,
इनके बाइंडिंग साइट्स हमारी बॉडी में कहाँ पे जाके लगते हैं, उनको जानने के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं। Then are the disadvantages of affinity chromatography. सबसे पहले डिसएडवांटेज अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी की ये है कि जो इसमें लाइगेंड्स यूज होते हैं, हमें पता है हाईली स्पेसिफिक टेक्निक है, तो लाइगेंड्स भी बहुत एक्सपेंसिव आते हैं, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। देन लाइगेंड की लीकेज होने के चांसेस रहते हैं, कई बार जो हमारा सॉलिड सपोर्ट है या मैट्रिक्स है वो डिग्रेड कर जाता है। फिर इसका लाइफ टाइम बहुत लिमिटेड है, क्योंकि मोस्टली हम बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस की ही सेपरेशन कर रहे हैं, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, अमीनो एसिड्स, तो उसका लाइफ टाइम लिमिटेड हो जाता है। नेक्स्ट इज नॉन स्पेसिफिक एड्सॉर्प्शन। नेक्स्ट एडवांटेज है कि इसमें एड्सॉर्प्शन जो है वो नॉन स्पेसिफिक कंपाउंड्स की भी हो जाती है, और प्रोडक्टिविटी जो है इसकी लो है। सो दिस इज ऑल अबाउट अफिनिटी क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट यूनिट में, नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।